हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे सभी लोग। तो चलिए, आज फिर मैं आपके लिए आपके जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आपके जो पूछे गए विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं मैं उनके आंसर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी उन आंसरों को समझोगे और आपकी जो समस्या है उसका एक निदान होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं और उनके जो सॉल्यूशन हैं वो क्या होंगे। ये पहला क्वेश्चन जो पूछा है नेवर गिव अप के नाम से है इनका, 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था। सर मेरा हाइट एग्जैक्ट 168 है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यूपीएसआई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल में 168 सेंटीमीटर जो नापे थे सब। हाँ, इनकी जो 168 हाइट है ये यूपीएसआई वगैरह में नापी गई होगी, एग्जैक्ट बैठी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वहाँ 168 नापी गई थी, तो यहाँ भी पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी वही तरीके से नापेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में वहाँ नापी गई थी तो यहाँ भी नापेंगे। यदि आपका केस एक्सेप्शन ये हो जाता है कि आपको जरा सी मतलब सेंटीमीटर से भी डाउन हल्का सा उन्हें कोई डाउट लगता है, तो थोड़ी देर आपको हल्का फुल्का चेक करने के लिए रोक सकते हैं। बाकी यदि हाइट आपकी 168 है तो आपको बाहर कोई नहीं निकालेगा, आपका 100% क्लियर होगी हाइट। ठीक है, यूपी रेडियो ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, आपको हाइट में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी आप तैयारी पर फोकस करते रहिए। और यदि हाँ थोड़ा बहुत ये है डाउट है तो थोड़ी बहुत अपनी जो एक्सरसाइज है हाइट वाइट के लिए, दरअसल इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है। बाकी हमें फिजिकल फिट फिर भी रहना चाहिए, कोशिश तो करने में जाता क्या है। ठीक है, तो बाकी हाइट आपकी बिल्कुल फिट बैठेगी, हाइट में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत होती है तो एक बार उनसे नॉर्मली एक अच्छे टोन के साथ बात करिए कि सर अभी 2 महीने पहले मेरी जो हाइट है वो नापी 168 नापी गई थी सर, तो इसमें कैसे कम हो सकती है। ठीक है, तो आप बात करोगे वैसे तो निकालेंगे नहीं। और यदि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, कुछ लोग थोड़े होते हैं नहीं, जिन्हें मैं ज़्यादा बड़ी संज्ञा नहीं दूंगा, फिर भी थोड़े से मेंटली अपने आप को कुछ ऐसी रंजिश से निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों के साथ, जैसे मतलब उन्होंने उनकी कोई पुरानी ज़मीन दबा ली हो, इस टाइप से चेस्ट और हाइट नापने की कोशिश करते हैं। कोई बहुत एक्सेप्शनल केस ऐसा फंस जाता है जो इस टाइप से बिहेव करता है बच्चों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट वहाँ 168 बैठी थी तो यहाँ भी बैठेगी, नो डाउट। तैयारी पर फोकस करिए। चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट क्या है आप लोगों का? यूज़र VR3 के नाम से है। सर मैथ में कैसे स्कोर करें? इनका जो कमेंट है, मैथ में कैसे स्कोर करें। देखो, मैथ में स्कोर करने की सबसे मेन जो फैक्ट होते हैं कि सबसे पहले तो आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। जो जो आपके जो टॉपिक आ रहे हैं उसके अंदर वो सारे टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और आपको स्कोर करना है प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो मैथ की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस सेट के अंदर। यदि आपको मैथ में खाली प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट वीक में 1-2 लगाओ, 1 या 2 बस। ठीक है, यदि मैथ में दिक्कत है तो मैथ का जो एक मॉक टेस्ट है जो 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का जो भी है पर डे लगाओ आप। ठीक है, आपका जो टाइम है वो ठीक होगा, आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करो, उनको बार बार रिवाइज करो, उन्हें टिक करो कि कौन से क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप 15 दिन में और 20 दिन के अंदर ये पाओगे कि आपको जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि 15-20 सेट आप कर लोगे 15-20 दिन के अंदर, और 50 क्वेश्चन यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चनों की, तो 750 क्वेश्चन या 20 दिन में आपके 1000 क्वेश्चन के करीब हो जाएंगे। और 1000 क्वेश्चनों में से 100 या 200 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उस हिसाब से आप उन जो 200-300 क्वेश्चन आपको मिल गए उनको फिर एक बार अलग स्पेशल रिवीजन कर लो। उनको या तुम ऑनलाइन कर रहे हो उनका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑफलाइन कर रहे हो प्रैक्टिस तो उनको टिक लगा लो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आप कैसे भी कर सकते हो मैथ के लिए, क्योंकि अभी नो डाउट जैसे भी आपको मिल रहे हैं जहाँ भी क्वेश्चन कर लीजिए।
तो आपको 200-300 क्वेश्चनों पे ऐसी अच्छी पकड़ बन जाएगी कि जब 20 दिन के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे 50 क्वेश्चन मैथ का, तो मैं समझता हूँ कि जो आपके 200-300 क्वेश्चन है, इन्हीं में से घूम घूम के क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे। और जो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है स्कोर ना करने की, वो इसी वजह से आ रही है। और यदि आपको टाइम मैनेजमेंट की वजह से आ रही है, तो वो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा इस चीज़ से। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है मैथ का, उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ तैयार कर लीजिए। आपका ये जो प्रॉब्लम है स्कोर ना करने की, वो दूर हो जाएगी। और मैथ ही और रीजनिंग है और हिंदी है, यही ऐसे सब्जेक्ट है, यदि हम इनमें ही स्कोर नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप रेडियो ऑपरेटर के अंदर सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, मैं जीएस पे भी आऊँगा, एक दो कमेंट हैं जीएस के, क्योंकि जीएस ने आप लोगों को ये बना के रखा है कि कितनी भी याद हो जाए, फिर भी उसके बाद यही हम फील करते हैं कि हमें अभी जीएस आती नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, पूरा जो माइंड है वो खाली खाली है, पता ना जीएस में क्या होगा। ठीक है, तो वो समस्या भी रहती है, मैं उस पर बात करूँगा। अभी कमेंट है एक आध, सर मेरा 12th के यूपी बोर्ड की जगह दूसरा बोर्ड लग गया है, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखो, यहाँ फॉर्म तो बिल्कुल आपका कोई रिजेक्ट होने वाला नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक है तो इसे आप एक बार भर्ती बोर्ड में जाके वहाँ सुधरवा लीजिए, मतलब यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो फॉर्म में वो लोग कुछ नहीं देखते हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड है आपने भर दिया होगा, वहाँ भरा होगा, लेकिन आप उसको जब DVPST हो तो उस तक आप सुधरवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ ये समझने में दिक्कत आएगी कि आपने 12th कहाँ से किया है। ठीक है, तो ये सुधर जाएगा, ये उनकी लोगों की मिस्टेक है। फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट नहीं होगा आपका। सर करंट अफेयर्स की बेस्ट बुक या टीचर यूट्यूब पर, ये योगेंद्र शाक्य का कमेंट है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट बुक करंट अफेयर्स की ये बात यहाँ तक सीमित है, और ये जो करंट अफेयर्स का बेस्ट टीचर, अच्छे अच्छे बहुत टीचर हैं, लेकिन आप करंट अफेयर्स यदि यूट्यूब से पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक जाओगे। ये चीज़ आपको और दूर ले जाएगी, क्योंकि आपने बहुत टॉपर्सों के इंटरव्यू सुने होंगे, देखे होंगे, कुछ लोगों ने बताया भी होगा कि मतलब जो करंट अफेयर्स है, हम ना तो अखबार से पढ़ें, ना ही किसी टीचर से पढ़ें। हम जो लोग इतनी मेहनत करके पूरे मंथ का, पूरी 6 मंथ का ईयरली करंट अफेयर्स एक छोटी सी बुक में बनाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, जिसे हम 1 या 2 महीने में बड़े प्यार से पढ़ सकते हैं, तो हम 6 महीने तक 1 घंटा क्यों दें कि भाई 1 घंटे डेली करंट अफेयर्स की तैयारी करें, नोट्स बनाएं सब, तो क्यों करें। आप अच्छे अच्छे जो सिविल सर्विस की भी तैयारी टॉपर्स करते हैं, उनको भी सुनोगे तो यही बात कहेंगे। आप एक नए IAS हैं जो सफ़ीन हसन है, उन्होंने भी ये बात कही थी अपने इंटरव्यू में, आप देखना कि करंट अफेयर्स में कैसे उन्होंने तैयारी करी थी। करंट अफेयर्स जो है, आप किसी यूट्यूब टीचर से मत पढ़ना, आप एक छोटी सी मैगज़ीन ले लेना। मैगज़ीन यदि लेनी है आपको तो स्पीडी की मैगज़ीन आती है 6 मंथ की या ईयरली, उसे परचेज़ कर लो, धीरे धीरे से पढ़ते रहो। ठीक है, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं जब तक, जैसे मान लो ईयरली आपने खरीद ली कुछ, तो कोई मंत्री या कोई कुछ था, राज्यपाल था, वो बदल गया, तो ये चीज़ें आपको अपडेट बता देती हैं कि कुछ चीज़ें बदल गई। जैसे मान लो आप कोई वीडियो होती है, एक GS रवि जी के करके नाम से एक है यूट्यूब चैनल, तो वहाँ वो चीज़ें थोड़ा सा 10-15 मिनट की वीडियो में कंटेंट देता है, कौन क्या है, मतलब प्रेजेंट में हर मंथली। तो वीडियो है, यदि आपका एग्ज़ाम जब लेटेस्ट होने वाला हो तो उसे देख लो, मतलब एक बार मिला लो कि मतलब मैंने जो पढ़ा है कि CBI के अध्यक्ष कौन है, ED PD के कौन है, BSF के कौन है, ये चीज़ वो कौन क्या क्या हिसाब से आती है। तो यदि उसमें से 10-5 नाम बदल भी गए, बाकी तो आपकी तैयार है। ठीक है, 10-5 नाम उसी टाइम याद हो जाते हैं। ठीक है, और रिवीजन भी हो जाता है। वो हमेशा मत देखना, एग्ज़ाम से जस्ट पहले देख लेना। ठीक है, जो बदलने होंगे वो बदल के निपट के वो सब हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें बदलती नहीं है। जिसे जो प्राइज़ मिल गया होगा वो ही प्राइज़ मिलेगा, जिसे जो चीज़ किसी नोबेल प्राइज़ मिल गया होगा इस ईयर का, तो उसे नोबेल प्राइज़ ही रहेगा, वो बदलना तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए GS आप स्पीडी की बुक आती है, उसे परचेज़ कर लीजिए, उसी से आप 1 घंटा पर डे अपना लगा दीजिए, बहुत जल्दी 1-1.5 महीने में उसे ख़त्म करके बढ़िया हो जाएगी। धीरे धीरे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा 1 घंटा जितना मन करे उतना पढ़ें। सर मुझे कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम है, तो मैं UPP की प्रिपरेशन करूं या नहीं सर। देखो, कैरिंग एंगल जिन बच्चों को नहीं पता, मैं बता देता हूं कि कैरिंग एंगल क्या होती है। कैरिंग एंगल होती है कि हम ऐसे जो मिलाते हैं, कोहनियाँ जो हमारी ऐसे करके ऐसे टच हो जाती है, मिल जाती है, इन्हें हम बोलते हैं कैरिंग एंगल।
तो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन किसने पूछा है, इनका क्या नाम है, अंशु सरोज ने पूछा है। मैं आपको बता देता हूँ अंशु सरोज की जो कैरिंग एंगल है, जो और भी बच्चे हैं आप देख रहे हैं, यदि आपको कैरिंग एंगल की समस्या है, ज़्यादा ही है, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो मेडिकल होता है, वो लोग कैरिंग एंगल चेक ही नहीं करते, बस इतना चेक कर, ऐसे तो करते हैं, ऐसे करके हाथ आपके उंगली वगैरह ऐसे करके कहेंगे हाथ दिखाओ अपने, ऐसे करके। यदि उन्हीं नज़र से उन्होंने देख लिया हो कि कैरिंग एंगल है या नहीं है, तब तो मैं कह नहीं सकता। यदि ज़्यादा भयंकर है आपको, तब तो कोई दिक्कत आपको कर देंगे, वो पक्का बात है, ठीक है। बाकी वह किसी का भी ये ऐसे नहीं मिलवा के देख रहे थे, बस ये अपने हाथ दिखाओ, उंगली दिखाओ, उंगली कोई कटी वटी तो नहीं है, बाकी चलिए ठीक है, इतना इतना ही चेक कर रहे थे, ठीक है। यदि आपको है अभी से, तो इन कैरिंग एंगल, नोकनी, इन पर काम किया जा सकता है, इनमें सुधार हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इन चीज़ों में सुधार नहीं होता। आप काम करिए, एक्सरसाइज करिए, किसी मेंटर या कोच को अपना, उसकी जो गाइडेंस है वो लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे हैं कैरिंग एंगल से संबंधित, ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप इन पर काम करिए। हम कह रहे हैं नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी हमें अच्छे थोड़ी लगते हैं कैरिंग एंगल, ठीक है। किसी के सामने ऐसे हम खड़े हैं, हमारी कोहनी ऐसे निकली हुई हो, तो बड़ी एम्बेरसिंग सी फील आती है। तो इन चीज़ों पर हम काम करें, नौकनी है किसी के, उस पर भी अब काम कर लें, ठीक है। तो अच्छी ये फिटनेस आ जाती है और ठीक भी लगती हैं चीज़ें। निकालें या ना निकालें, आपको ज़्यादा है तो देखो निकाल लेंगे, बाकी यदि हल्का फुल्का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। वैसे चेक करते नहीं है वो, क्योंकि जब ज़्यादा होगा तो वो इसी चीज़ में दिख जाएगा कि भाई ऐसे देखते हैं, ऐसे करके ऐसे नहीं मिलवाते, जैसे आर्मी वगैरह में ऐसे मिलवाते हैं, वहाँ ऐसे नहीं मिलवाते, ठीक है। चलिए अगले कमेंट की तरफ हम चलते हैं। अगला जो अगला कमेंट है, अमेजिंग बाई किशन, इनके नाम से, यूपी जी के कहाँ से पढ़े हैं। इन्होंने पूछा है कि यूपी जी के कहाँ से पढ़े। देखो ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है और टाइम भी है आपके, तो ये चीज़ें, क्योंकि यूपी जीके से आपके 2-3 क्वेश्चन, 4 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश में कुछ भी संभव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो पैटर्न है वो आपको मैं बार बार कहता हूँ, फिक्स नहीं होता कुछ भी चीज़। 4-6 भी क्वेश्चन हो सकते हैं यूपी जीके से, तो कहीं भी सिमट सकती है। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। यूपी जीके आपको पढ़नी है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी किताब आती है, बहुत पतली सी है, ना पतली ज़्यादा मोटी, परीक्षा वाणी की, उत्तर प्रदेश जीके के नाम से आती है, बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। यदि पूरा पढ़ने के चक्कर में लग जाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा सब कुछ दे रखा है। आप उसमें से बेसिक बेसिक सी चीज़ें कवर करते चलिए, क्योंकि बेसिक बेसिक सी चीज़ें आप पढ़ोगे नहीं, या तो उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते चलो, वो भी काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पढ़नी है थोड़ी सी, तो पहला जो चैप्टर है उसकी पढ़ लो। उत्तर प्रदेश जो से संबंधित चीज़ें हैं, कि कब राजधानी कौन सी बनी थी, कब कौन सी बनी थी, भाषाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ज़िले 3 राज्यों से टच हैं, कौन से ज़िले 4 राज्यों से टच हैं, नेपाल से यूपी के कौन से ज़िले टच हैं, मैप टाइप से जो भी है बेसिक बेसिक जो जानकारी उत्तर प्रदेश की, तराई एरिया क्या है, कौन सी धातु किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है, मतलब कुछ खनिज वगैरह भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, मेन मेन चीज़ें। कुछ धार्मिक स्थल हैं जो विशेष जगह हैं हमारे, ठीक है, वो उनके नाम। तो जो बेसिक बेसिक है उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी, वो उस पर फोकस करिए। परीक्षा वाणी की जो बुक है, उसमें से मैं कहूँ तो आपको 100% में से 40% बुक पढ़नी है बस। उसमें से बेसिक बेसिक छांट के, उसमें ही आपके यदि 5-4 क्वेश्चन आते हैं तो 40% में से 3-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे। एक आध क्वेश्चन तो देखो पूरी भी पढ़ लो तब भी मैं कोई गारंटी नहीं लेता, ठीक है। तो जो भी आते हैं 4-5 क्वेश्चन यदि आते हैं, तो उसमें से आप 40% पढ़ लोगे बेसिक बेसिक चीज़ें, तो 3-4 क्वेश्चन तक आपके फंस जाएंगे। एक आध क्वेश्चन बाहर जा सकता है, देखो, क्योंकि पढ़ने को आप पूरी 100% पढ़ोगे तो अभी इतना टाइम भी नहीं है, और खुद बहुत ज़्यादा हो जाती है वो किताब, ठीक है। मैं ज़्यादा चीज़ें आपको लाप लपेट के आपके ऊपर थोपने की कोशिश कभी नहीं करता कि मतलब पूरी पढ़ लो फंस जाएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं उसकी वो पढ़ लो। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि बेसिक बेसिक क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कि गंगा यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ निकलती है, पश्चिमी जिला कौन सा है यूपी का, पूर्वी जिला कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, ठीक है। ये बेसिक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगले कमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो इन्होंने कहा है, ये नवीन शर्मा हैं, रेडियो स्ट्रेटजी के, रेडियो ऑपरेटर की स्ट्रेटजी पूछी थी। तो मैंने पूछा था कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो इन्होंने जीके जीएस वगैरह और फिजिक्स में ही दिक्कत अपनी बताई है, ठीक है। और ये भी अपनी समस्या भी बताई है कि मैं कांस्टेबल के लिए ओवर एज हो जाऊँगा, ठीक है, मतलब भर नहीं पाया हूँ एक भी बार, रेडियो ऑपरेटर की वगैरह जान गए। तो देखो जीएस
एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसने सबके जो है फिल्टर एकदम फाड़ रखे होंगे, ठीक है, मैं कहूँ तो, क्योंकि सब परेशान होंगे जीएस को लेकर। कोई भी कैंडिडेट, जितने भी आप हैं, चाहे आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हों पीसीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, मैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत उनके सामने भी जीएस खड़ी कर देती है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। और फिर भी वो ये होंगे कि जीएस यार हमने कुछ पढ़ी नहीं है, कुछ पढ़ी नहीं है, हमें कुछ आती नहीं है, बार बार ये कन्फ्यूजन बनाई जाता है। ये सबके साथ एक समस्या बनी रहती है। हम भी यूपीएससी के लिए जब मैं तैयारी करता था तो जीएस में मेरे अच्छे खासे नंबर हैं, ठीक है, पता ना 30+ ही हैं 40 में से, याद नहीं है 32 है या 30+ है, ठीक है। तो उसमें जो जीएस है, मैं लास्ट टाइम मूवमेंट तक ये था कि जीएस तो यार मेरी कैसे होगी, जीएस तो मैंने इतनी अच्छे से कवर नहीं करी, जीएस में मुझे कुछ नहीं आता। तो ये समस्या बनी रहती है। और जबकि हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। दरअसल पढ़ने के जो तरीके होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। जीएस में आप यही मत रखिए एक चीज़ कि हमें पढ़ते जाना चीज़ों को। एक बार जब पढ़ते हो जीएस, तो एक बार जैसे मान लो आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उठ गए, तो अपने मन में चीज़ों को जो पढ़ के आए हो एक पेज एक बार रिवाइज कर दो, बिल्कुल मनन कर दो, जैसे कहते हैं ना चिंतन मनन। एक बार मनन कर दो कि ये चीज़ वो थी, ये चीज़ ऐसे थी, ऐसे थी, वैसे थी, ठीक है, एक बार पूरा एकदम बोल दो मुंह से, तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। और जब आपके सामने आती है तो आप कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहते, अच्छे से उसको टिक लगा देते हो और आगे बढ़ जाते हैं। तो जीएस में मेन चीज़ क्या है, आप 2 रेफरेंस बुक रखिए, वो तो आपको रखनी ही पड़ेंगी यदि पास होना है। वो दोनों रेफरेंस बुक इतना तो आपको कर देंगी कि आपको फेल नहीं होने देंगी, ठीक है, जो भी आपका क्राइटेरिया है उसे फेल नहीं होने देंगी। लेकिन उन रेफरेंस बुक से भी ऊपर आपको जाना पड़ेगा, जीके में अच्छा स्कोर करना है। दरअसल रेफरेंस बुक आपको, जैसे मान लो लूसेंट रखा ही है किसी ने, कोई और रखी है, एक ऑब्जेक्टिव रखो एक सब्जेक्टिव। जीके हमेशा पढ़नी चाहिए सब्जेक्टिव बुक से, जो डीपली चीज़ें लिखी रहती हैं उसमें, क्योंकि उससे एक चीज़ तुमने अब छोटी सी कोई टॉपिक पढ़ा तो उससे 1000 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बुक तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको ऑब्जेक्टिव बुक में प्रैक्टिस करें। खाली ये देखें कि आपने जो पढ़ा है टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है, फिजिक्स से हो, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, किसी भी से संबंधित आपने कोई मान लो पॉलिटी से पढ़ा है, आपने राष्ट्रपति पढ़ा है, तो ऑब्जेक्टिव बुक खोलो, उसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं राष्ट्रपति से संबंधित, मतलब एक साथ, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव बुक ऐसी आने लगी कि वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन देती हैं। जैसे राष्ट्रपति के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे उनमें, ठीक है। तो आप राष्ट्रपति के जैसे घटना चक्र भी है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव इसी बातें हैं, टॉपिक वाइज हैं। तो आप उसमें जब क्वेश्चन लगाओगे तो ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो आपने तैयारी करी है सब्जेक्टिव बुक से वो एक अच्छे लेवल पर आपने करी है। अब समझ में आ रहे हैं आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आपको नए भी मिल जाएंगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको नए भी मिल जाएंगे, तो इससे दोनों चीज़ें हेल्प मिलेंगी आपको। तो इस टाइप से करिए, रेफरेंस बुक रखिए अपने पास 2। उसके बाद चीज़ें मान लीजिए जीके कैसे तैयारी, 2 रेफरेंस बुक आपको पास कराएंगे, ठीक है। वो ऊपर है कि स्कोर अप डाउन जाता रहेगा उसमें, लेकिन पास पक्का करा देंगी। फंस गया तो ज़्यादा आप चला जाएगा, ठीक है, नहीं फंसा तो डाउन चला जाएगा, लेकिन पास रहोगे। लेकिन और आपको बेटर करनी है, जैसे मान लीजिए आप स्पीडी की मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, ठीक है, मतलब करंट के साथ साथ कुछ पुराने फैक्ट भी दिए होते हैं साथ में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दी चीज़ें ग्रांड, जैसे टेबल टेनिस है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेबल टेनिस है तो पूछेंगे टेबल टेनिस का खिताब इस बार किसने जीता, इसने जीता सिंगल में से, तो उसमें कुछ फैक्ट नीचे कोर्स उसमें बना के दे देते हैं कि टेबल टेनिस जब शुरू हुई थी, वो टेबल टेनिस नहीं, टेनिस खाली, सॉरी, टेनिस तब शुरू हुई थी, इसे हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं, इसे उस पर ग्रास पर खेलते हैं, इसे मिट्टी के मैदान पर खेलते हैं, सबसे पुराना टेनिस ये है, ये वाला टेनिस कप है, जैसे विंबलडन वगैरह, और हमारा, ठीक है, ये कराता, जो इस टेनिस कप को कराता है अमेरिका, इसको कराता है वो, मतलब इसी टाइप से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन इसी टाइप से हमें याद होते हैं, ठीक है। जो हमारी रेफरेंस बुक हैं उनको तो रखिए साथ में, और बाकी जो करंट वरंट की हम इधर उधर से चीज़ें देखते रहते हैं उनसे हमारी चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वाले जो कमेंट का जीके की जो समस्या है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो मेरे बाकी जो कमेंट बचे हुए हैं उन्हें अगली वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँगा। आपको यदि अच्छे कमेंट लगते हैं, आपकी समस्या का जो निदान हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, तो आप एक बार ये और बता दीजिए कि हाँ, आपकी जो बताई हुई चीज़ें उनसे हमारी जो कुछ समस्या का कुछ हल हुआ है, हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं,
ऐसे नहीं है कि मैं मतलब बताए जा रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, हमें कुछ हेल्प मिल रही है तो मैं उन चीज़ों को और बढ़ चढ़ के चीज़ों को करूँगा, और यदि कुछ कमी भी रह रही है कहीं चीज़ों में तो उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि चीज़ें जो क्लियर हैं मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन जब तक आपका उन चीज़ों से कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो मेरे बताने का कोई औचित्य यहाँ नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश और एक अंदाज के साथ। मेरा सभी को नमस्कार।